नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे ITI से रिलेटेड टॉपिक और एग्ज़ाम तक पास होने की गारंटी। दोस्तों, आज जो हम पढ़ेंगे, जो सेकंड ईयर्स जो विद्यार्थी ITI सेकंड ईयर कर रहे हैं, उनका फर्स्ट टॉपिक है DC जनित्र। दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है DC जनित्र यानी कि डिष्ट धारा जनित्र। इसको हम अंग्रेजी भाषा में DC जनरेटर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह एक ऐसी युक्ति है जिसको हम यांत्रिक ऊर्जा को डीसी ऊर्जा में बदल सकते हैं। यांत्रिक ऊर्जा यानी दोस्तों किसी भी जो घूमने की, जो जिस प्रकार से मैं इस पेंसिल को घुमाया जा रहा हूँ, ये मैं ऊर्जा लगा रहा हूँ, ये यांत्रिक ऊर्जा है। जो ऊर्जा घूमते हुए प्रकार की होती है उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इस जनित्र के अंदर घूमने वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाली युक्ति होती है, उसे हम डीसी जनित्र कहते हैं। वह जनित्र डीसी जनित्र ओनली डीसी के जो उपकरण बने होते हैं उसी को चलाने का काम करता है। दोस्तों, इस पार्ट का परिचय आपको मैं बता देता हूँ। डीसी धारा जनित्र यांत्रिक ऊर्जा यानी कि घूमने वाली ऊर्जा को डीसी विद्युत ऊर्जा में बदलता है, क्योंकि ये दोस्तों डीसी विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि जो डीसी होती है उस ऊर्जा में बदलता है, न कि एसी में। इसको हम डीसी उपकरण चलाए जाते हैं। इससे हम डीसी उपकरण ही चला सकते हैं, जैसे एलईडी बल्ब, ऐसे कई सिस्टमेटिक जो डीसी ऊर्जा पर कार्य करते हैं उसी को हम चला सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डीसी जनित्र का सिद्धांत किस पर कार्य करता है, डीसी जनित्र का सिद्धांत क्यों बना है, किस पर कार्य करता है और किसने बनाया है। दोस्तों, यह सिद्धांत फेरेडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों, माइकल फेरेडे का नियम है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी पैदा माइकल फेरेडे ने ही की थी। दोस्तों, इसका माइकल फेरेडे ने क्या नियम बताया था कि जब किसी भी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए तो उसे जो विद्युत वाहक, किसी भी चालक को हम किसी भी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी को अगर घुमाते हैं तो उस चालक के अंदर विद्युत धारा जनरेट हो जाती है। दोस्तों, इसी प्रकार से इसमें दिया गया है कि जब किसी भी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए तो उस चालक में विद्युत वाहक बल यानी कि EMF, विद्युत वाहक बल का शॉर्ट नेम है EMF, मैग्नेटिक इंटरफोर्स इसका पूरा नाम है, उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, जो चित्र के अंदर आपको दिखाया गया है उस पर ध्यान दीजिएगा। ये है दोस्तों दो चुंबक लिए हमने, यहाँ पर है N पोल, यहाँ पे है S पोल दोस्तों, और ये बीच में हमने रख दिया चालक। यहाँ पर आपको नामांकित भी किया हुआ है। ये है चुंबक S और N दोनों पोल आपके सामने हैं, और हमने बीच में ये ले लिया एक चालक, ये चालक दिखाया हुआ है। फेरेडे के नियम के हिसाब से आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ कि आपको आसानी से याद रहेगा। दोस्तों, क्लास वाइज क्लास आप रेगुलर चलेंगे तो आपको कई कुछ वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको 100% गारंटी लेके बताता हूँ कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, वो भी 80%। दोस्तों, ये है चुंबक। डीसी जनरेटर जो बनता है ना, उसकी आंतरिक संरचना जिस प्रकार से हमने बाहर ये एग्जांपल लिया है, ये है S, ये है N, ये दो चुंबक है। अगर इसको हम पास इसको हटा दें और इसको पास में करेंगे तो ये चिपक जाएंगी। तो इसको हम दूर किसी भी शाफ्ट के माध्यम से इसको कस देंगे, फिर इसके बीच में हम चालक को घुमाएंगे। इस प्रकार से हम अगर चालक को घुमाएंगे तो इसके अंदर करंट उत्पादन होगा, वोल्टेज उत्पादन हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये फ्लक्स है। अगर दो चुंबक को पास रखा जाए और उसके अंदर अगर चालक को घुसा दिया जाए तो वो फ्लक्स एक दूसरे के अंदर जा रहा है, उसके अंदर ये फ्लक्स है जो इस चालक के टक्कर मारेगा। और अगर हम इसको घुमाएंगे तो ये बार बार टक्कर मारेगा, जिससे इस चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, कोई भी वस्तु बिना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनी होती है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक दूसरे को टक्कर मारेंगे। पास इलेक्ट्रॉन जब अगर टक्कर मारते हैं तो इसके अंदर विद्युत वाहक बल यानी कि EMF, वोल्टेज, करंट, इलेक्ट्रिसिटी ये उत्पन्न हो जाएगी, जिससे हमारा ये बल्ब जलने लगेगा। तो दोस्तों, फेरेडे ने यही बताया, किसी भी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र, हमारा चुंबकीय क्षेत्र में अगर घुमाया जाए, हम इसको घुमा रहे हैं तो उस चालक में विद्युत वाहक बल EMF उत्पन्न हो जाता है। हमारा EMF यहाँ पे उत्पन्न हो गया है और ये बल्ब चल रहा है। दोस्तों, जो डीसी जनरेटर होता है वो बड़े भाग में किस प्रकार से दिखाया जाता है वो आपको हम बताते हैं। दोस्तों, जो बड़े भाग में डीसी जनरेटर होता है वो किस प्रकार से होता है हम आपको बताते हैं। दूसरा है डीसी जनरेटर के भाग। दोस्तों, डीसी जनरेटर का जो भाग होता है और उसकी जो बॉडी होती है उसके अंदर क्या क्या होता है, और डीसी जनरेटर के भाग के अंदर क्या क्या होता है। ये है हमारे पास एक डीसी जनरेटर। दोस्तों, डीसी और एसी जनरेटर दोनों सेम ही होते हैं, कुछ फर्क होता है अंदर। ये है हमारा डीसी जनरेटर। इसके अंदर दोस्तों ये बड़े हैं, इसको हम पोल कहते हैं। जैसे पोल्स होते हैं ना हमारे को, जैसे NS पोल तो बनाना पड़ेगा, NS तभी तो हमारा चुंबक चालक करेगा और तभी फ्लक्स कटेगा और तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो हमने ये है पोल। और अगर दोस्तों यहाँ तक देखें
जो मोटर होती है उसके अंदर ये यहाँ तक होता है और हल्का सा यहाँ से होता है, तो वो पोल भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जनरेटर होता है जिसके अंदर ये बड़े बड़े धतंग और लगा दिए जाते हैं, ये बड़े बड़े धतंग और लगा दिए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पोल शू। इसको तो कहेंगे पोल, और इसको जो ये धतंग होंगे इसको बोलेंगे हम पोल शू। क्योंकि दोस्तों जो वाइंडिंग होती है वो इस पर की जाती है, इस पर अगर वाइंडिंग की जाएगी तो फ्लक्स बनेगा वो इतना ही बनेगा, यानी कि इतना ही बनेगा। अगर दोस्तों इसका थोड़ा थोड़ा पोल शू बढ़ा दिया जाए तो जो फ्लक्स बनेगा, वो चुंबक बनेगी, वो यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगी, यानी कि आर्मेचर को यहाँ से लेके यहाँ तक काटेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छी प्रोड्यूस होगी। तो दोस्तों वैज्ञानिकों ने इसी प्रकार से बनाया है कि जो ये पोल और ये पोल शू, जब भी दोस्तों अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो तो अधिक से अधिक फ्लक्स कटे, जैसे ये एस है और ये एन है, तो इससे फ्लक्स आ रहा है वो इसमें जा रहा है, और इससे फ्लक्स आ रहा है वो इसमें जा रहा है, तो दोस्तों ये छेदन हो रहा है, एक दूसरे के सामने छेदन हो रहा है, इसके बीच में हम आर्मेचर को घुमा रहे हैं, तो हमारे को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। फिलहाल दोस्तों हम इसके बारे में अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे, फिलहाल हम यहीं पर इसका पुनः विराम लेते हैं कि जो डीसी जनित्र के भाग होते हैं वो होते हैं एक तो एंटरपोल, एक होते हैं ये साइडों में जो इसकी बॉडी होती है वो बॉडी होती है, और जो इसकी आंतरिक संरचना में जो भाग पाए जाते हैं वो एक होता है पोल शू, बॉडी और एंटरपोल। ये तीन चीजें बॉडी के अंदर होती हैं। और दोस्तों इसके साथ ही आर्मेचर होता है, एक आर्मेचर इस प्रकार से होता है। यहाँ पे दोस्तों ये जो लाइनें दिख रही है यहाँ पर छोटी छोटी नालियाँ होती हैं, जैसे तार घुसाने की, कॉपर का वायर डालने के लिए जो नालियाँ बनाई जाती हैं वो नालियाँ होती हैं, इसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है, इसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है। और जो इसका वाइंडिंग का सिरे होते हैं वो एक कम्यूटेटर होता है, उस कम्यूटेटर के ऊपर सोल्डरिंग करके यहाँ पे खांचे कटे हुए होते हैं कम्यूटेटर पर, जैसे ही तार को पिचकाया और इसके अंदर डाला और उसको घसा, उसके साथ ही सोल्डरिंग करके वापस घस के लगा दिया जाता है। दोस्तों ये होता है बेरिंग, पीछे भी होता है बेरिंग, और एक होता है कूलिंग फैन। इस आर्मेचर में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जिसके कारण हीट पैदा होती है उसको ठंडा करने के लिए ये फैन काम में आता है। और जो इसका ये होता है ये आर्मेचर कोर कहलाती है, और दो कोरों के बीच में एक नाली होती है जिसके अंदर कॉपर का वायर फंसाकर वाइंडिंग की जाती है। दोस्तों आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, ओनली आर्मेचर होता है उसके अंदर खांचे कटे हुए होते हैं, उसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है, और जो वाइंडिंग का कनेक्शन होता है वो कम्यूटेटर ऊपर किया जाता है ताकि हम कार्बन बुश की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस ले सकें। तो दोस्तों नामांकित किया हुआ ये होता है हमारा कूलिंग फैन, स्टेटर कोर, और ये होता है जो हमारा स्लोड होते हैं, जिसको मैं बोल रहा हूँ नालियाँ कटी होती है उसको हम स्लोड बोलते हैं। और ये दोस्तों वाइंडिंग है, कम्यूटेटर आपके सामने ये कम्यूटेटर है, ये कार्बन बूस है जिसके माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस लेते हैं। दोस्तों कार्बन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर घर्षण पैदा होता है और ये गर्म बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो कार्बन का प्रतिरोध, जितना कार्बन गर्म होता है उतना ही उसका प्रतिरोध घट जाता है, तो करंट लेने के लिए बहुत अच्छी सप्लाई व जो हीट पैदा होती है उसको ग्रहण करने की क्षमता कार्बन बूस में ही पाई जाती है। और ये है दोस्तों शाफ्ट, जिसके ऊपर ये बेरिंग बूस वाइंडिंग ये सारी इस शाफ्ट के ऊपर लगी होती है, और इसी शाफ्ट को हम इस पोल के अंदर घुसा देते हैं, दोनों तरफ बेरिंगों की माध्यम से इसको चिपका देते हैं, बोल्ट कसने के, नट वगैरह सब कसने के बाद फिर इसको यांत्रिक ऊर्जा देते हैं और फिर हमारे को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इससे अच्छे से बारे में हम इसके अगले वाले वीडियो में आपको मिनिमम इसकी 7 से 8 वीडियो बनेंगे छोटे छोटे, वो आपको देखना बहुत जरूरी है दोस्तों, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। फिर से मैं आपको सारी कंडीशन बता देता हूँ। दोस्तों ये है हमारा डीसी जनित्र। डीसी जनित्र के अंदर चुंबक होना बहुत ही जरूरी है, बिना चुंबक के हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। एन और एस इसके बीच में अगर हम फ्लक्स को गुजारेंगे तो हमारे को एक अच्छा फ्लक्स देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर किसी भी फ्लक्स के अंदर हम चालक को घुमाएंगे तो हमारे को धारा प्राप्त हो जाती है। दोस्तों फिर से मैं आपको एक्यूरेट सारी चीज़ें बता देता हूँ। डीसी जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को डीसी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये जनित्र यांत्रिक घूमने वाली ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में प्राप्त करता है, यानी कि दोस्तों जो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घरों में आती है उसमें कन्वर्ट कर देता है। डीसी जनरेटर का सिद्धांत माइकल फेरेडे के नियम से ही चलता है। इलेक्ट्रिसिटी का नियम कहीं पर भी क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्ट्रिसिटी किसने बनाई, तो माइकल फेरेडे का नियम किस प्रकार करता है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र को किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वही फेरेडे का नियम है, और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी बॉडी ये है, ये पोल है, इसके जो ये धतंग होते हैं और ऊपर निकाले होते हैं इसको पोल शू कहा जाता है। आपको मैं इमेज के माध्यम से भी बता दूंगा। और इससे बॉडी वाला भाग एंटरपोल, ये छोटे छोटे पोल होते हैं उसको एंटरपोल कहते हैं। ये कार्बन बुश होता है, ये आर्मेचर होता है, आर्मेचर के ऊपर ये स्लोट कटे हुए होते हैं और इसको हम स्टेटर कहते हैं, और ये कूलिंग फैन होता है। और नेक्स्ट वीडियो इससे भी बेहतर और बहुत जोरदार आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।